नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव है और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल हॉरर स्टोरी पर। दोस्तों, क्या आप भूतों की कहानियों पर विश्वास करते हैं? क्या आपने कभी ऐसी अफवाहें सुनी हैं जो सच और झूठ के बीच झूलती हो? आज मैं आपको एक ऐसी ही रहस्यमयी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो उत्तराखंड के शांत पहाड़ों से लेकर दिल्ली की भीड़ भाड़ वाली सड़कों तक फैली हुई है। तो दोस्तों, बिना समय गवाए चलिए कहानी शुरू करते हैं। अल्मोड़ा के शांत पहाड़ी इलाके में घने देवदार के पेड़ों के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। सालों से खाली पड़ी ये हवेली अब खंडहर में तब्दील हो चुकी थी, जिसकी दीवारों पर काई जम गई थी और खिड़कियों के शीशे टूटकर बिखर गए थे। रमेश और उसकी पत्नी सीमा शहर की भागदौड़ से दूर कुछ सुकून के पल बिताने के लिए यहाँ आए थे। रमेश, जो एक लेखक था, इस एकांत में अपनी अगली कहानी पर काम करना चाहता था, जबकि सीमा, एक चित्रकार, यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को अपने कैनवास पर उतारना चाहती थी। उन्हें यह हवेली एक स्थानीय प्रॉपर्टी डीलर के जरिए किराए पर मिली थी। डीलर ने हवेली के बारे में कुछ अजीब कहानियां सुनाई थी। पुरानी मालकिन की आत्मा भटकती है, रात में अजीब आवाजें आती हैं, लेकिन रमेश और सीमा ने इन बातों को मजाक में उड़ा दिया था। उन्हें पुरानी इमारतों से लगाव था और वे इस जर्जर हवेली के शांत वातावरण में खो जाना चाहते थे। पहले कुछ दिन शांति से बीते। दिन में वे आसपास घूमते, प्रकृति के नजारे देखते और शाम को हवेली के बरामदे में बैठकर चाय पीते। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे, हवेली में अजीबोगरीब चीजें होने लगी। रात में जब सब शांत हो जाता तो उन्हें दूर से किसी के फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देती। कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई हवेली के अंदर चल रहा हो, हालांकि वे दोनों अकेले थे। एक रात जब तेज हवा चल रही थी और पेड़ों की टहनियां खिड़कियों से टकरा रही थी, सीमा डर गई। क्या तुम्हें भी यह सुनाई दे रहा है? उसने रमेश से पूछा। उसकी आवाज में घबराहट थी। रमेश ने ध्यान से सुना। हल्की आवाजें आ रही थी, जैसे कोई दबी हुई सिसकी ले रहा हो। उन्होंने सोचा कि शायद यह हवा का शोर होगा, लेकिन सीमा की आंखों में डर साफ दिख रहा था। शायद कोई जानवर भटक गया होगा। रमेश ने उसे दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन सीमा संतुष्ट नहीं हुई। नहीं रमेश, यह वैसी आवाज नहीं है। ये किसी इंसान के रोने जैसी है। उस रात दोनों देर तक जागते रहे, हर छोटी सी आहट पर कान लगाए। हवेली की पुरानी दीवारें मानो किसी रहस्य को छुपाए बैठी थी और रमेश और सीमा धीरे धीरे उस रहस्य के घेरे में आते जा रहे थे। उन्हें अंदाजा नहीं था कि इस शांत जगह पर उन्हें किस भयानक अनुभव से गुजरना पड़ेगा। अगली रात रमेश और सीमा ज्यादा सतर्क थे। उन्होंने सभी खिड़कियां और दरवाजे अंदर से बंद कर लिए थे। कमरे में एक हल्की पीली रोशनी वाला लैंप जल रहा था, जो दीवारों पर अजीब परछाइयां बना रहा था। बाहर हवा की सरसराहट जारी थी, लेकिन हवेली के अंदर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जो किसी अनहोनी की आशंका पैदा कर रही थी। आधी रात के करीब जब दोनों बिस्तर पर लेटे हुए थे, अचानक दरवाजे पर धीमी लयबद्ध दस्तक सुनाई दी। ठक 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 3 बार। फिर खामोशी। रमेश और सीमा एक दूसरे को डर से भरी नजरों से देखने लगे। यह क्या था? सीमा ने फुसफुसाते हुए पूछा। उसका हाथ रमेश के हाथ को कसकर पकड़ रहा था। रमेश ने भी उतनी ही धीमी आवाज में कहा, मुझे नहीं पता। मैंने सोचा था कि सब दरवाजे बंद हैं। उन्होंने कुछ देर इंतजार किया। बाहर हवा की आवाज के अलावा और कोई शोर नहीं था। रमेश धीरे से बिस्तर से उठा और लैंप की रोशनी में दरवाजे की ओर बढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने दरवाजे के पीपहोल से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन बाहर अंधेरा बहुत घना था और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कौन है? रमेश ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ पूछा। बाहर से कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ हवा का शोर और दूर कहीं किसी जानवर की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। रमेश ने सोचा कि शायद उनका वहम था या फिर तेज हवा के कारण दरवाजा हिल गया होगा। वो वापस बिस्तर की ओर मुड़ा ही था कि दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। इस बार थोड़ी तेज थी। ठक ठक ठक। फिर खामोशी। सीमा डर से कांप रही थी। रमेश, मुझे डर लग रहा है, उसने कहा। रमेश ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसका खुद का दिल भी घबरा रहा था। वो दोबारा दरवाजे की ओर गया और फिर से पूछा, कौन है बाहर? क्या चाहते हो? इस बार एक धीमी कर्कश आवाज सुनाई दी, जो दरवाजे के ठीक बाहर से आ रही थी। रोटी और प्याज। आवाज इतनी धीमी और भयानक थी कि रमेश के रोंगटे खड़े हो गए। सीमा ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली। रमेश को उस प्रॉपर्टी डीलर की बातें याद आ गईं। पुरानी मालकिन, रात में दरवाजे पर दस्तक, रोटी और प्याज की मांग। क्या यह वही चुड़ैल थी जिसकी कहानियां उसने सुनी थी? उसने बिना जवाब दिए दरवाजे से दूरी बना ली और वापस सीमा के पास चला गया। दोनों एक दूसरे को पकड़े हुए बिस्तर पर बैठे रहे। उनकी आंखें दरवाजे पर टिकी थी। बाहर फिर से शांति छा गई थी, लेकिन उस धीमी भयानक आवाज ने उनके मन में एक गहरा डर पैदा कर दिया था,
जो शायद कभी नहीं जाएगा। उन्हें अब एहसास हो रहा था कि वे जिस शांत जगह की तलाश में आए थे वो शायद किसी भयानक रहस्य को छुपाए हुए थी। अगली सुबह हवेली में अजीब सी शांति छाई हुई थी, लेकिन रात की घटना का डर रमेश और सीमा के दिलों में अभी भी ताजा था। सूरज की हल्की किरणें खिड़कियों से छनकर कमरे में आ रही थी, लेकिन उस रोशनी में भी एक उदासी और बेचैनी घुली हुई थी। हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, सीमा ने कहा, उसकी आवाज में दृढ़ता थी। ये जगह ठीक नहीं है। मैंने वह आवाज सुनी। वह रोटी और प्याज मांग रही थी। रमेश भी रात की घटना से हिल गया था। वह तर्कवादी था, भूतों और चुड़ैलों पर उसका ज्यादा विश्वास नहीं था, लेकिन उस आवाज में कुछ ऐसा था जो उसे अंदर तक डरा गया था। फिर भी एक लेखक होने के नाते उसके मन में इस रहस्य को जानने की जिज्ञासा भी थी। रुको सीमा, रमेश ने कहा, जाने से पहले मैं एक बार हवेली को अच्छी तरह से देखना चाहता हूँ। शायद हमें कोई सुराग मिल जाए कि यह सब क्या है। सीमा हिचकिचाई, लेकिन रमेश की उत्सुकता को वह जानती थी। अनिच्छा से वह मान गई। दोनों सावधानी से हवेली के अलग अलग कमरों में घूमे। हर कमरा धूल और मकड़ी के जालों से भरा हुआ था। पुरानी फर्नीचर और टूटे हुए सामान बिखरे पड़े थे, जो कभी इस हवेली की शान रहे होंगे। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें धुंधली हो चुकी थी, जिनमें अनजान चेहरे उदासी से घूर रहे थे। जब वे रसोई में पहुंचे तो उन्हें एक अजीब सी गंध महसूस हुई, सड़ी हुई प्याज और बासी रोटी की मिली जुली गंध। ये गंध इतनी तेज थी कि सीमा को उल्टी आने जैसा महसूस हुआ। रमेश ने ध्यान से रसोई का मुआयना किया। चूल्हे के पास फर्श पर कुछ सड़ी हुई प्याज के टुकड़े और सूखी रोटियों के अवशेष पड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने यहाँ हाल ही में रोटी और प्याज रखी हो। ये देखो, रमेश ने कहा, अपनी आवाज में हैरानी छुपाते हुए। रात वाली आवाज और यह सब। सीमा का चेहरा पीला पड़ गया। इसका मतलब वो सच में यहाँ आई थी? रमेश ने रसोई के एक कोने में एक पुरानी धूल भरी संदूकची देखी। वो थोड़ी मुश्किल से उसे खोल पाया। अंदर कुछ पुराने कागजात और एक छोटी सी लकड़ी की डिबिया थी। कागजातों में हवेली के पुराने मालिकों के बारे में कुछ लिखा था, लेकिन ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लकड़ी की डिबिया खाली थी। तोड़ दें। तभी उन्हें रसोई के पिछले दरवाजे पर कुछ अजीब निशान दिखाई दिए। मिट्टी में उंगलियों के गहरे निशान थे, जैसे किसी ने दरवाजे को जोर से पकड़ा हो। निशान छोटे थे, जैसे किसी बच्चे के हाथ के हों। यह क्या है? सीमा ने डर से पूछा। रमेश ने ध्यान से निशानों को देखा। वे अजीब तरह से बने हुए थे, मानो उंगलियां सामान्य से ज्यादा पतली और लंबी हों। उन्हें रात की उस कर्कश आवाज और रसोई में मिली सड़ी हुई रोटी और प्याज याद आ गए। एक भयानक आशंका उनके मन में घर करने लगी थी। क्या यह हवेली सिर्फ एक खंडहर नहीं थी? क्या इसमें सच में कुछ भयानक छिपा हुआ था? और उन दरवाजे पर दस्तक देने वाले का इन सब से क्या संबंध था? उस दिन के बाद रमेश और सीमा की रातों की नींद उड़ गई। हवेली का शांत वातावरण अब डर और रहस्य से भरा हुआ था। उन्हें पता था कि उन्हें इस रहस्य की तह तक जाना होगा, भले ही इसका अंजाम कितना भी भयानक क्यों न हो। अगले दिन रमेश ने फैसला किया कि उन्हें हवेली के इतिहास के बारे में और जानना होगा। वो सीमा को हवेली पर ही छोड़कर पास के गांव में गया। गांव छोटा और शांत था, जहां ज्यादातर पुराने लोग ही रहते थे। रमेश ने हवेली के बारे में पूछा और लोगों ने उसे अजीब नजरों से देखा। एक बूढ़े आदमी जो गांव के पुराने इतिहास के बारे में काफी कुछ जानता था, रमेश को एक चाय की दुकान पर ले गया। उसने बताया कि यह हवेली लगभग 200 साल पुरानी है और कभी तिवारी परिवार की हुआ करती थी। तिवारी परिवार समृद्ध था, लेकिन उन पर एक भयानक त्रासदी आई थी। लगभग 50 साल पहले बूढ़े आदमी ने अपनी झुर्रियों वाली उंगलियों से अपनी यादों को कुरेदते हुए कहा, तिवारी परिवार की छोटी बेटी रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। उसका नाम राधिका था। वह सिर्फ 7 साल की थी। लोगों ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। बूढ़े आदमी ने आगे बताया कि राधिका को प्याज और रोटी बहुत पसंद थी। अक्सर वो रसोई में बैठकर चुपचाप प्याज और रोटी खाती रहती थी। उसकी गुमशुदगी के बाद तिवारी परिवार टूट गया और धीरे धीरे हवेली वीरान हो गई। कुछ लोगों का कहना था कि राधिका की आत्मा हवेली में भटकती है, अपनी पसंदीदा रोटी और प्याज की तलाश में। रमेश ने रात की दस्तक और रसोई में मिली सड़ी हुई रोटी और प्याज के बारे में बूढ़े आदमी को बताया। सुनकर बूढ़ा आदमी और भी गंभीर हो गया। ये तो वही है, उसने कहा। उसकी आवाज में डर झलक रहा था। कई सालों पहले भी कुछ लोगों ने ऐसी बातें बताई थी। दरवाजे पर दस्तक, रोटी और प्याज की मांग। कहते हैं कि राधिका की आत्मा इंसाफ चाहती है। उसे लगता है कि उसकी गुमशुदगी का रहस्य अभी भी अनसुलझा है। बूढ़े आदमी ने रमेश को एक और कहानी सुनाई। राधिका की माँ अपनी बेटी के गम में पागल हो गई थी। वो हमेशा राधिका के लिए रोटी और प्याज बनाकर हवेली के चारों ओर घूमती रहती थी। कुछ साल बाद उसकी भी रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई।
लोगों का मानना था कि उसकी आत्मा भी हवेली में राधिका के साथ भटकती है। रमेश गांव से लौट आया, उसका मन कई विचारों से भरा हुआ था। सीमा हवेली के बरामदे में बैठी हुई थी, उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। रमेश ने उसे गांव में सुनी हुई सारी बातें बताईं। तो सीमा ने कहा, उसकी आवाज धीमी थी, वह जो रात को दरवाजे पर आई थी वो राधिका की आत्मा हो सकती है। रमेश पूरी तरह से निश्चित नहीं था, लेकिन गांव की कहानियों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया था। रसोई में मिले छोटे उंगलियों के निशान, राधिका की उम्र, उसकी पसंदीदा रोटी और प्याज, सब कुछ एक भयानक पहेली की तरह जुड़ रहा था। उसी शाम जब सूरज ढल रहा था और हवेली पर धुंधल का छा रहा था, रमेश और सीमा ने फैसला किया कि वे एक बार फिर रसोई में जाएंगे। वे राधिका के बारे में कुछ और जानने की उम्मीद कर रहे थे। रसोई में पहुंचकर उन्हें फिर से वही सड़ी हुई प्याज और बासी रोटी की गंध महसूस हुई। रमेश ने फर्श पर ध्यान से देखा। धूल में कुछ और नए निशान थे, छोटे पैरों के निशान जो रसोई के पिछले दरवाजे की ओर जा रहे थे। ये देखो, रमेश ने फुसफुसाते हुए कहा, यह निशान, ये कल रात के बाद बने हैं। सीमा डर से कांप रही थी। अचानक रसोई के पिछले दरवाजे से एक हल्की सी आहट आई। दोनों ने एक दूसरे को देखा, उनकी आंखें डर से फैल गईं। दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था और दरवाजे के फ्रेम में एक छोटी सी धुंधली आकृति दिखाई दी। वह एक बच्ची की तरह लग रही थी और उसके छोटे छोटे हाथ आगे की ओर बढ़े हुए थे, मानो कुछ मांग रही हो। उसकी आवाज एक धीमी, दर्द भरी फुसफुसाहट थी जो हवेली की खामोशी को चीर रही थी। रोटी और प्याज। रमेश और सीमा डर से जड़ हो गए। उनके सामने अतीत का एक भयानक साया खड़ा था जो अपनी गुमशुदगी का रहस्य लिए भटक रहा था। उन्हें अब पता चल गया था कि हवेली में सिर्फ पुरानी दीवारें और धूल ही नहीं थी, बल्कि एक दर्दनाक इतिहास भी कैद था जो अब उन्हें अपनी गिरफ्त में ले रहा था। उस धुंधली आकृति को देखकर रमेश और सीमा के शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। वो बच्ची, जिसकी उम्र 7 या 8 साल रही होगी, पीली और कमजोर दिख रही थी। उसके बड़े बड़े आंखों में एक अजीब सी उदासी और दर्द था। उसके छोटे हाथ हवा में फैले हुए थे, जैसे किसी अदृश्य चीज को पकड़ने की कोशिश कर रही हो। उसकी धीमी, दर्द भरी आवाज हवेली के शांत वातावरण में गूंज रही थी, रोटी और प्याज। सीमा डर के मारे पीछे हट गई, उसका हाथ रमेश के हाथ को कसकर पकड़े हुए था। रमेश, हालांकि वह भी डरा हुआ था, लेकिन एक लेखक होने के नाते उसके मन में जिज्ञासा भी जाग उठी। वो उस बच्ची की आंखों में झांकने की कोशिश कर रहा था, उस दर्द को समझने की कोशिश कर रहा था जो उनमें झलक रहा था। तुम कौन हो? रमेश ने हिचकिचाते हुए पूछा। उसकी आवाज में डर और सहानुभूति का मिश्रण था। बच्ची ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस वहीं खड़ी रही। उसकी धुंधली आकृति थोड़ी देर के लिए और स्पष्ट हुई, फिर धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी। उसकी आवाज फिर से सुनाई दी और इस बार उसमें एक निराशा का भाव था, रोटी और प्याज। और फिर वह आकृति पूरी तरह से गायब हो गई, जैसे हवा में घुल गई हो। रसोई में फिर से वही सड़ी हुई प्याज और बासी रोटी की गंध रह गई जो उस भयानक मुलाकात की गवाह थी। रमेश और सीमा कुछ देर तक सन खड़े रहे, मानो उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उन्होंने क्या देखा था। सीमा कांप रही थी और रमेश का दिमाग सवालों से भरा हुआ था। क्या ये सच में राधिका की आत्मा थी? और अगर ऐसा था तो वो उनसे क्या चाहती थी? सिर्फ रोटी और प्याज या कुछ और? उस रात दोनों ने मिलकर फैसला किया कि उन्हें इस रहस्य को सुलझाना होगा। वे राधिका की गुमशुदगी के बारे में और जानने के लिए गांव के बूढ़े लोगों से दोबारा मिले। उन्हें पता चला कि राधिका की गुमशुदगी के बाद पुलिस ने भी जांच की थी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला था। लोगों ने कई तरह की बातें कही, शायद वो जंगल में भटक गई थी या शायद किसी जंगली जानवर ने उसे उठा लिया था, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला था। रमेश और सीमा ने हवेली के पुराने कागजातों को भी ध्यान से खंगाला। उन्हें राधिका की मां की एक पुरानी डायरी मिली। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे और स्याही धुंधली हो गई थी, लेकिन कुछ हिस्सों को पढ़ना अभी भी मुमकिन था। डायरी में राधिका की मां ने अपनी बेटी के बारे में लिखा था, उसकी मासूमियत, उसकी प्यारी मुस्कान और प्याज और रोटी के लिए उसका प्यार। आखिरी कुछ पन्नों में उसकी लिखावट बहुत बिगड़ी हुई थी, मानो वह गहरे सदमे में हो। उसने बार बार राधिका की गुमशुदगी का जिक्र किया था और अपनी बेबसी और दुख को बयां किया था। एक जगह उसने लिखा था, मुझे लगता है कि हवेली में ही कहीं उसका रहस्य छुपा हुआ है। मुझे उसे ढूंढना होगा, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों न चली जाए। डायरी के आखिरी पन्ने अधूरे थे। रमेश और सीमा को एहसास हुआ कि राधिका की मां भी अपनी बेटी के रहस्य को सुझाने की कोशिश कर रही थी और शायद इसी कोशिश में उसकी जान चली गई थी। अगले दिन रमेश और सीमा ने हवेली के हर कोने को बारीकी से छानना शुरू कर दिया। उन्होंने दीवारों को ठोक ठोक कर देखा, फर्श के पत्थरों को हटाकर देखा और पुरानी फर्नीचर को ध्यान से परखा।
वे राधिका की गुमशुदगी या उसकी मां की मौत से जुड़ा कोई भी सुराग ढूंढना चाहते थे। तभी रमेश को हवेली के पीछे एक पुराने कुएं के पास कुछ अजीब लगा। कुआं सालों से इस्तेमाल नहीं हुआ था और उसके चारों ओर जंगली झाड़ियां उगाई थी। रमेश ने झाड़ियों को हटाया और कुएं के अंदर झांका। अंधेरा बहुत घना था, लेकिन नीचे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। रमेश ने एक रस्सी और टॉर्च का इंतजाम किया और सावधानी से कुएं के अंदर उतरा। नीचे पहुंचकर उसने टॉर्च की रोशनी में देखा, कुएं के सूखे तल पर कुछ पुरानी हड्डियां बिखरी पड़ी थी, छोटी छोटी हड्डियां जो किसी बच्चे की लग रही थी। और उन हड्डियों के पास ही एक छोटा सा चांदी का लॉकेट पड़ा हुआ था, जिस पर राधिका लिखा हुआ था। रमेश का दिल बुरी तरह से धड़कने लगा। उसे राधिका की गुमशुदगी का भयानक सच पता चल गया था। वो बच्ची जिसे प्याज और रोटी पसंद थी, शायद कभी इस कुएं में गिर गई थी और सालों तक उसका रहस्य इस वीरान हवेली में दबा रहा था। और उसकी आत्मा इंसाफ की तलाश में आज भी भटक रही थी, अपनी पसंदीदा रोटी और प्याज की मांग कर रही थी। कुएं के सूखे तल पर बिखरी हुई छोटी छोटी हड्डियों और चांदी के लॉकेट को देखकर रमेश का मन दुख और करुणा से भर गया। राधिका, वो मासूम बच्ची जिसे प्याज और रोटी पसंद थी, उसकी मौत कितनी भयानक और अकेली रही होगी। उसने सावधानी से हड्डियों और लॉकेट को उठाया और वापस ऊपर आ गया। सीमा कुएं के मुहाने पर चिंता से उसका इंतजार कर रही थी। जब रमेश ने उसे वह सब दिखाया जो उसे मिला था, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये राधिका है, सीमा ने सिसकते हुए कहा। इतने सालों तक और किसी को पता भी नहीं चला। रमेश ने उसे सांत्वना दी और फिर दोनों ने मिलकर फैसला किया कि उन्हें पुलिस को इस बारे में बताना चाहिए। गांव के लोगों की मदद से उन्होंने पुलिस को बुलाया और कुएं से मिली हड्डियों और लॉकेट के बारे में जानकारी दी। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और हड्डियों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया। चांदी के लॉकेट की पहचान राधिका के परिवार के बचे हुए सदस्यों ने की, जिससे ये साबित हो गया कि वह हड्डियां उसी बच्ची की थी जो 50 साल पहले गुम हो गई थी। जांच में यह भी पता चला कि कुआं बहुत पुराना था और संभवतः उस समय खुला रहा होगा जब राधिका हवेली में खेल रही थी। शायद खेलते खेलते वो उसमें गिर गई और किसी को पता भी नहीं चला। यह एक दुखद दुर्घटना थी जिसने एक परिवार को उजाड़ दिया और एक मासूम बच्ची की जान ले ली। पुलिस की जांच पूरी होने के बाद रमेश और सीमा ने राधिका की आत्मा की शांति के लिए हवेली में एक छोटा सा प्रार्थना सभा आयोजित करने का फैसला किया। उन्होंने गांव के कुछ बुजुर्गों को भी बुलाया जिन्होंने राधिका को बचपन में देखा था। उस दिन हवेली में एक अजीब सी शांति महसूस हुई जो पहले कभी नहीं थी। रमेश और सीमा ने राधिका की पसंदीदा रोटी और प्याज बनाकर हवेली के मुख्य कमरे में रखे और उसके लिए प्रार्थना की। उन्होंने उसकी आत्मा से शांति में रहने और अपनी अधूरी यात्रा को पूरा करने की प्रार्थना की। उस रात हवेली में कोई दस्तक नहीं हुई, कोई फुसफुसाहट नहीं सुनाई दी। सड़ी हुई प्याज और बासी रोटी की गंध भी धीरे धीरे गायब हो गई। रमेश और सीमा को महसूस हुआ कि राधिका की आत्मा को आखिरकार मुक्ति मिल गई थी। उसकी गुमशुदगी का रहस्य खुल गया था और उसे वह इंसाफ मिल गया था जिसकी उसकी आत्मा इतने सालों से तलाश कर रही थी। अगले दिन रमेश और सीमा ने हवेली छोड़ने का फैसला किया। अब उस जगह पर डर और रहस्य का साया नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति और सुकून था। उन्होंने हवेली के मालिक को राधिका के बारे में सब कुछ बताया और उनसे उस कुएं को सुरक्षित करने का अनुरोध किया ताकि भविष्य में कोई और दुर्घटना न हो। जाते समय रमेश ने हवेली की ओर देखा। खंडहर हो चुकी वह इमारत अब उन्हें डरावनी नहीं लग रही थी, बल्कि एक ऐसी जगह लग रही थी जिसने एक दुखद कहानी को अपने अंदर समेटे रखा था। उन्होंने महसूस किया कि हर पुरानी जगह की अपनी एक कहानी होती है, एक इतिहास होता है, और कभी कभी उन कहानियों में दर्द और रहस्य भी छिपे होते हैं जिन्हें उजागर करने की जरूरत होती है ताकि आत्माओं को शांति मिल सके। रमेश ने अपनी अगली कहानी के लिए एक नया विचार ढूंढ लिया था। वह राधिका की कहानी लिखेगा, उस मासूम बच्ची की कहानी जिसे प्याज और रोटी पसंद थी और जिसकी आत्मा को आखिरकार शांति मिली। और सीमा उस हवेली के दृश्यों को अपने कैनवास पर उतारेगी, लेकिन इस बार उन दृश्यों में डर नहीं बल्कि शांति और मुक्ति का भाव होगा। अल्मोड़ा की उस शांत पहाड़ी इलाके में पुरानी हवेली अब भी खड़ी थी, लेकिन अब उसकी दीवारों पर अतीत का बोझ नहीं था। राधिका की आत्मा को शांति मिल चुकी थी और हवेली में आखिरकार खामोशी ने अपना स्थायी घर बना लिया था। रमेश और सीमा उस अनुभव को कभी नहीं भूल पाए जिसने उन्हें डर के साथ साथ मानवीय करुणा और इतिहास के महत्व को भी सिखाया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कैसी लगी यह कहानी आपको? क्या आपके आसपास भी ऐसी कोई डरावनी जगह है जिसके बारे में आप जानते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसी ही और भी कहानियां लाता रहूं, तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका सपोर्ट ही मुझे ऐसी कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करता है। मिलेंगे फिर से एक नई कहानी के साथ।